हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज पीवाईक्यूज का सेट नंबर है 4। इसके पहले हम 3 सेट्स डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको प्रॉपरली बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। उनके सॉल्यूशंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें बोला गया है द एफिशिएंसी ऑफ अ कारनोट इंजन इज 25%। तो कारनोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो है 25%, विच इज इक्वल्स टू 1/4। और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1। तो यहाँ से T2/T1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 3/4, है ना। मैंने इनको ट्रांसपोज कर दिया, जिसको पक्षांतरण कहते हैं वो कर दिया। में वैल्यू गिवन है किसकी, T1 की। T1 की वैल्यू यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है कितनी है 227 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में चेंज करना है तो इसमें प्लस कर दो कितना 273। इसमें इनको केल्विन में आपको करना ही करना पड़ेगा, डिग्री सेंटीग्रेड में करोगे आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा 600 केल्विन। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो तो T2/T1 इक्वल्स टू 3/4। और T1 की अगर आप वैल्यू डालते हैं तो T2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4 इंटू 600 केल्विन। तो T2 की वैल्यू 3/4 से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 150 आ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा 150। ओवरऑल ये हो जाएगी 450 केल्विन। इसको आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो -273 करोगे तो आंसर आ जाएगा 177 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर इज 177 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसकी रेटिंग दी हुई है। रेटिंग क्या दी हुई है, उसमें पावर जो है वो पावर है 1800 वॉट और उसमें जो वोल्टेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 220 वोल्ट। हाउ मच करंट डज दिस हीटर ड्रॉ फ्रॉम, ये हीटर कितने करंट खींचेगा। तो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू VI। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी P/V। तो P की वैल्यू कितनी है 1800 और V की वैल्यू कितनी है 220 है। ठीक है, तो यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.8 एम्पियर। कितना आंसर आ जाएगा 6.8 एम्पियर, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, तो किरचॉफ्स लॉ दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, एसी के लिए भी और डीसी के लिए भी। इसके दो लॉ होते हैं किरचॉफ के, एक होता है किरचॉफ करंट लॉ, एक होता है किरचॉफ करंट्स लॉ और एक होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि एक सर्किट के अंदर जो नेट वोल्टेज है, चाहे वो एसी है चाहे डीसी है, नेट वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, यानी कि E डेल्टा वी, एल्जेब्रिक समेशन डेल्टा वी किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। और किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि जो नेट करंट की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, नेट करंट की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है। ये किरचॉफ करंट लॉ कहता है। तो दो लॉ होते हैं, किरचॉफ करंट लॉ और एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। When a small solid sphere is dropped in a viscous liquid, it is finally acquire a uniform velocity। जब किसी सॉलिड स्पेयर को यूनिफॉर्म विस्कस लिक्विड के अंदर ड्रॉप किया जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगता है या उसके ऊपर एक बायोंसी फोर्स लगता है और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आती है उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी बन जाती है वो कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, उसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टर्मिनल वेलोसिटी जो है, जो भी शेप होती है, अगर वो स्पेयर है तो स्पेयर की रेडियस के क्या होती है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। 2/9 सिग्मा माइनस रो इंटू आर स्क्वायर और अपॉन ईटा, ये फॉर्मूला बनता है टर्मिनल वेलोसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्लांक्स रेडिएशन लॉ रिड्यूसेस टू वीन्स लॉ फॉर, प्लांक का जो रेडिएशन लॉ है वो वीन्स लॉ में कब कन्वर्ट हो जाता है। तो वीन्स लॉ जो हमारे पास होता है वो होता है लैम्डा मैक्स टी इक्वल्स टू बी। तो प्लांक्स रेडिएशन लॉ वीन्स लॉ में कन्वर्ट होता है किसके लिए, लोअर वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए। किसके लिए कन्वर्ट होता है, लोअर वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए जो प्लांक्स लॉ है वो वीन्स लॉ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अब यहाँ पर जो कैपेसिटर बनाया गया है, ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालनी है, एक ये सर्किट जो है ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये सर्किट इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ मैं नाम देता हूँ ए, यहाँ नाम दे देता हूँ बी और यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पर नाम देता हूँ सी। अब यहाँ देखो ये शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं सीधे यहाँ। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ऐसे इस सर्किट को मैं इस तरह से बना दूँ, इस तरह से,
ऐसे बना दिया मैंने सर्किट, बना सकते हैं। और यहाँ पे ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये सर्किट बना लिया मैंने, ये सर्किट बना लिया। तो अब जो करंट फ्लो करेगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। यहाँ पर जो करंट का फ्लो होगा इस वाली ब्रांच के अंदर, यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या चार्ज का फ्लो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये यहाँ दोनों साइड पे कैपेसिटर नहीं है। और आप ये भी कह सकते हैं कि बैलेंस कंडीशन बन रही है। तो ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों आ जाएंगे किस में, पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये वाला सी और ये वाला सी किस में आ गए, पैरेलल में। तो इसका जो सी इक्विवेलेंट निकल जाएगा वो क्या होगा, सी प्लस सी, और वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2c। तो हमारे पास सही आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कार्नोट इंजन इज वर्किंग बिटवीन 127 एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 जो हायर टेम्परेचर है उसकी वैल्यू है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 127 प्लस 273 आपको करना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 200 300 और ये 500, 300 ये हो गया और ये हो जाएगा 400, ठीक है। ये 500, तो ये कितना हो गया, 500 हो गया, 400 होगा ना, 273, हाँ 400 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 केल्विन। और फिर दूसरा वाला जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करोगे तो 27 प्लस 273, ये कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। इट एब्जॉर्ब्स 80 कैलोरी ऑफ हीट। तो Q1 की जो वैल्यू है वो है 80 कैलोरी, 80 कैलोरी। तो Q2 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, Q2। अब इसको कैसे करोगे, कार्नोट इंजन के लिए, तो कार्नोट साइकिल के लिए, फॉर कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन के लिए आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो T1 अपॉन T2। किसी भी रिवर्सेबल इंजन के लिए लिख सकते हो। तो Q1 की वैल्यू कितनी है, 80 है, Q2 आपको फाइंड आउट करना है। T1 की वैल्यू है कितनी, 400, और T2 की वैल्यू है कितनी, 300। ये 20 से 20 कैंसिल हो गई। यहाँ से कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 20 टाइम्स। तो Q2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 60 आ गई। तो 60 कैलोरी आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 60 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोचिंग अ फैक्ट्री। एक कार है, कार बना देते हैं भाई, ये कार है, ठीक है, ये कार है। और ये जो कार है ये एक फैक्ट्री की तरफ जा रही है, यहां पर फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री है। और यहां से इसका जो सायरन है वो विस्लिंग हो रही है। हुज विसल हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्स। यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी आ रही है इसकी फ्रिक्वेंसी है 500 हर्ट्स, और कार जा रही है ऐसे। कार की जो स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड की जो स्पीड है वो है 340 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज द अपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ विसल हर्ड बाय द कार ड्राइवर। तो ये ऑब्जर्वर हो गया, यहाँ पर ऑब्जर्वर हो गया, ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है। तो सीधी सी बात है, इसमें सीधा सा फंडा लगाना है कि मान लो कोई बस आ रही है सामने से, ठीक है, वो खड़ी है वहां पर, चली नहीं है, वो हॉर्न बजाना स्टार्ट किया है, आप ऑब्जर्वर हो, उसकी तरफ जा रहे हो। तो जैसे जैसे आप उसके पास जाओगे आपको फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर भी जो फ्रिक्वेंसी है उसको ज़्यादा सुनाई देगी। तो 500 हर्ट्ज से ज़्यादा आंसर होना चाहिए, 500 हर्ट्ज से ज़्यादा आंसर होना चाहिए, यानी कि 480 वाला गलत, ठीक। तो 500 भी नहीं हुआ एग्जैक्टली, तो ये भी गलत हो गया। तो या तो सी आंसर है या डी आंसर है। अब F इक्वल्स टू एफ नॉट, आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा। जो ज़्यादा कैसे निकालोगे आप, ज़्यादा के लिए एफ वी एस का मतलब है साउंड। आपको या तो साउंड की वेलोसिटी में प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। तो साउंड की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वी एस माइनस वी ऑब्जर्वर, ये कर दिया आपने। तो अब ये वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो यहाँ से F इक्वल्स टू एफ नॉट, एफ नॉट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, एफ नॉट की वैल्यू गिवन है 500। तो यहाँ क्या हो गया 500। वी एस की वैल्यू कितनी गिवन है, वी एस की वैल्यू है 340। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 340 अपॉन ये हो गया 340। और ऑब्जर्वर जो है उसकी कितनी है 30 सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्वर की जो स्पीड है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 544
हर्ट्ज। तो आंसर क्या आ जाएगा 544 हर्ट्ज विच इज ऑप्शन सी। तो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाफ वेव प्लेट प्रोड्यूसेस अ फेज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव इक्वल टू। तो हाफ वेव प्लेट जो होती है जिसके अंदर फेज डिफरेंस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, पाई का, है ना। वो फेज डिफरेंस कितने का आता है, पाई का आता है। ठीक है, कितने का फेज डिफरेंस आता है, पाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ अ डाई मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी काई एम इक्वल्स टू होती है एम अपॉन एच। एम का मतलब होता है मैग्नेटाइजेशन और एच का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसके बराबर हो गया, मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो है काई जो मैग्नेटिक किसके लिए पूछा है हमें, डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए पूछा है। तो फॉर डाई मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी है उसकी वैल्यू होती है लेस देन 1 और नेगेटिव वैल्यू जाती है, लेस देन 1 और नेगेटिव वैल्यू में भी होती है। तो इसके लिए हमारे पास सही आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इनमें से रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसको आप दोनों डायरेक्शन में चला सकें, आप उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चला सके और रिवर्स डायरेक्शन में भी चला सके। और जब फॉरवर्ड में चला रहे हैं और रिवर्स में चला रहे हैं, दोनों ही डायरेक्शन में उसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट्स है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट्स चेंज नहीं होनी चाहिए। उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम वो बहुत स्लो रेट पे होना चाहिए, इनफाइनाइटेसिमली स्लो रेट। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल रेट से चलता है, बहुत धीरे धीरे सरकता हुआ जो प्रोसेस चलता है उसको हम बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी होता है। क्वाजी स्टैटिक, क्वाजी का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे। तो ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो धीरे धीरे चलता है, जिसको आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला लो, रिवर्स डायरेक्शन में चला लो, उसमें जो इक्विलिब्रियम स्टेट्स है वो चेंज नहीं होंगी और उसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम में भी चेंज आएगा वो बहुत ही स्लो रेट से आएगा। तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर सही ऑप्शन जो आ जाएगा, सही आंसर इसका आएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 0.031 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1 mm रेडियस। कैपिलरी ट्यूब का क्वेश्चन है, Q इक्वल्स टू AV लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये फॉर्मूला लगा के निकालना है। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता ही दूंगा, आपको कराए हुए हैं मैंने FM के क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ, ये स्पेयर वाला। अ स्पेरिकल बॉडी विद रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडिएट्स 450 वॉट पावर एट 500 केल्विन। तो टेम्परेचर T1 जो है वो है 500 केल्विन और पावर दी हुई है P1 450 वॉट। रेडियस जो है R1 वो है 12 सेंटीमीटर। तो स्पेरिकल बॉडी के लिए पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा T4। एमिसिविटी से हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो सिग्मा T4 और इनटू पावर जो है एरिया कितना हो जाता है, इसका एरिया हो जाता है 4 पाई R स्क्वायर। सिग्मा जहाँ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर हम पावर निकालना चाह रहे हैं। तो पावर P2 अपॉन P1 कर लो, तो ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 पावर 4 और यहाँ से हो जाएगा R2 अपॉन R1 स्क्वायर। तो P2 अपॉन P1, तो यहाँ से P2 आपको निकालना है, P1 आपके पास है, तो P2 अपॉन 450। टेम्परेचर जो है 500 केल्विन है। इफ द रेडियस वर हाफ देन द टेम्परेचर डबल, तो टेम्परेचर डबल हो गया यानी कि 1000 कर दिया और ये 500 है, इसकी पावर 4 है और रेडियस वर हाफ्ड यानी कि ये हो गया 1/2 और इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ डबल हो गया तो 2 की पावर 4 हो गया ये और ये हो गया 2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर। तो बचेगा कितना, ये बचेगा 2 स्क्वायर मतलब हो गया 4 हो गया। तो P2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 × 450। तो ये हो जाएगा 16 और 5 20 18, तो 1800 वॉट। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1800 वॉट। तो आंसर इज 1800 वॉट विच इज ऑप्शन डी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
द मीन फ्री पाथ ऑफ अ थर्मल न्यूट्रॉन, एन सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, स्पेरिकल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू दी हुई है, क्रॉस सेक्शन की एन सिग्मा। तो एन सिग्मा जो है उसकी वैल्यू है 1.12 इंटू 10⁴, और इसका अब यूनिट का ध्यान दो, यूनिट का आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लैम्डा। तो लैम्डा क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है, 1/σn। ये किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर होता है। और इसका एल्जेब्रिक समेशन निकाल लो तो ये माइक्रोस्कोपिक पाथ हो जाता है। तो लैम्डा की वैल्यू इसका रिवर्स कर दो, जो भी आपकी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से भी आप देख सकते हो, यूनिट पकड़ के भी निकाल सकते हो। तो इसका रिवर्स आपको करना है 1.12 इंटू 10⁴, इसका करो रिवर्स। इसका रिवर्स करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी यहाँ से 0.0892 mm, ये आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻² मीटर इज ब्रोकन into 1000 equal droplets. If the surface tension of the water is 0.075 न्यूटन मीटर, the gain of surface energy। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है सरफेस एनर्जी का, W = 4πr²। जब ड्रॉप, एक बड़ी ड्रॉपलेट को ड्रॉप किया जाता है छोटे के अंदर, 4πr² सिग्मा, सिग्मा या टी लिख सकते हैं सरफेस टेंशन के लिए, n⁻⁴ - 1। अब 4πr, r की जो वैल्यू है, रेडियस 10⁻² है, 10⁻², तो ये 10⁻² का स्क्वायर हो गया। सिग्मा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.075 है। एन की जो वैल्यू है वो आपको 1000 दी हुई है, तो 10⁻3, और ये कितना हो गया 1/3 - 1। तो यहाँ से हो गया 4π, ये कितना हो जाएगा इंटू 10⁻⁴, ये हो गया 0.075, और यहाँ आ गया कितना 9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.5 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी अगर मैं डाईमैग्नेटिक के लिए देखूं तो डाईमैग्नेटिक के लिए इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। तो डाईमैग्नेटिक के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं देखता हूं पैरामैग्नेटिक के लिए, तो पैरामैग्नेटिक के लिए फॉर्मूला बनता है C/T। ये किसके लिए, पैरामैग्नेटिक। तो यहां से दिख रहा है कि काई बढ़ेगा तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काई क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है। हमें ये पूछा है कि द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी काई ऑफ अ मटेरियल वेरीज विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है। तीसरा हमारा फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक के लिए क्यूरी वाइज लॉ हम लगाते हैं, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिखते हैं C/C - T - T थीटा। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है फेरोमैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो सस्पेक्टिबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा है। तो इसका जो सही आंसर हम लगा देंगे वो लगा देंगे फेरी मैग्नेटिक। तो ये आंसर लगा दोगे इसका, कौन सा, फेरी मैग्नेटिक, विच इज ऑप्शन डी। तो फेरी मैग्नेटिक इसका आंसर लगा लोगे तुम, ठीक है, इसका आंसर लगा जाएगा फेरी मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन अ ड्रिवन सीरीज LCR सर्किट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इज गिवन बाय। अब जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है R² + XL - XC होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है रेजोनेंस की, उसमें XL = क्या हो जाता है, XC। XL का मतलब होता है 2πfL, और XC का मतलब होता है 1/2πfC। तो F² कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4πr² LC। तो आपको निकालना है F, तो F की वैल्यू हो जाएगी 1/2π√LC। तो हमारे पास सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मीन सेपरेशन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन मून दैट कैन बी रिजॉल्व बाय 500 सेंटीमीटर टेलीस्कोप एपरेचर। तो टेलीस्कोप एपरेचर के लिए जो फॉर्मूला हमें यूज करना है, सबसे पहले तो डिस्टेंस ऑफ मून यानी कि D वो गिवन है, वो कितनी गिवन है, 4 × 10⁵ किलोमीटर। आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू वेवलेंथ, वेवलेंथ दी हुई है हमें 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हमें वेवलेंथ दी हुई है। तो फॉर्मूला जो हमारे पास होता है यहाँ पर, वो फॉर्मूला होता है थीटा
इक्वल्स टू एस अपॉन डी, और ये होता है 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से ये एस का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 1.22 लैम्बडा डी अपॉन कैपिटल डी। तो 1.22 लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया 10 पावर -10, और स्मॉल डी की जो वैल्यू है, स्मॉल डी की वैल्यू, वो स्मॉल डी की वैल्यू है 4 × 10 पावर 5 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो तो 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 10 पावर 8। और कैपिटल डी जो है आपको दिया हुआ है टेलीस्कोप का डायमीटर, तो वो कितना हो गया 500 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ लिखोगे आप 5, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सेपरेशन, मीन सेपरेशन। तो मीन सेपरेशन की जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर, वो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 53.6 मीटर, 53.6 मीटर, ये आंसर आ जाएगा 53.6 मीटर। तो टेलीस्कोप का फॉर्मूला याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ 1.20 वोल्ट पोटेंशियल difference must be applied to stop the fastest photoelectrons emitted by a nickel surface under the action of ultraviolet light of wavelength 2000 Armstrong, calculate the work function। वर्क फंक्शन हमें निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने तुम्हें शॉर्टकट में भी बताया हुआ है, ई की वैल्यू निकालनी है 12400 अपॉन लैम्बडा, ठीक है, 12400 अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकालो, तो 12400, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास ई की। उसके बाद हमारे पास जो वर्क फंक्शन है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है 120 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120 वोल्ट। तो आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ई इक्वल्स टू वर्क फंक्शन W0 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस, स्टॉपिंग पोटेंशियल फाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो ये फाई ई इंटू वी के बराबर होगा। तो यहाँ से वर्क फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, ई माइनस फाई। तो ई की वैल्यू आपने निकाल ली 6.2 माइनस फाई, फाई की वैल्यू 1.2 कर दो इसमें से, तो आंसर आएगा आपके पास 5.01। ये आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन बी। तो सही आंसर आपके पास क्या आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला बनाते हैं, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से बनाते हैं, वो फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं, P इक्वल्स टू 1/3 m/v और CRMS², ये फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2/3 और इंटू v, और यहाँ लिख दिया मैंने 1/2 mCRMS²। तो ये बन गई काइनेटिक एनर्जी। ये क्या बन गई है, काइनेटिक एनर्जी बन गई, ठीक है, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। तो आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये लिखा हुआ है वॉल्यूम, ये लिखा हुआ है वॉल्यूम। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सीधा सीधा 3/2p। तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2p, विच इज ऑप्शन बी, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन थर्मोमीटर स्केल गिव्स इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू। एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, x माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, ये हम यूज़ करते हैं। अलग अलग स्केल होते हैं हमारे पास, एक होता है सेंटीग्रेड स्केल, तो उसमें जो लोअर फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अपर जो होता है उसमें वो होता है 100, तो 100 माइनस 0। फ़ारेनहाइट में जो लोअर हमारे पास होता है वो होता है 32, और अपर जो होता है वो होता है 212, तो ये 212 माइनस 32। और फिर एक केल्विन स्केल, तो केल्विन में K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273, ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये जो तीनों हैं इसको हमने यूज़ किया, इनको यूज़ किया, तो इनको यूज़ किया तो हमारे पास बन जाता है C/100। यहाँ से बनता है F माइनस 32 अपॉन 212 में से माइनस करोगे 32, तो कितना आएगा 0 और 1138, तो ये बनेगा 180। और यहाँ से ये कितना बनेगा K माइनस 273 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे जब, तो इसको आप 2 से सिंप्लीफाई कर दो तो C/5, ये हो जाएगा F माइनस 32/9, और ये हो जाएगा K माइनस 273/5। ये बना लिया हमने फॉर्मूला। तो अब
इक्वल हो जाए, है ना, इक्वल हो जाए, केल्विन फ़ारेनहाइट ये इक्वल हो जाए। केल्विन और फ़ारेनहाइट को इक्वल कर रहे हैं, तो के और एफ इक्वल्स टू मैं क्या कर देता हूँ, टी कर देता हूँ। तो लेट एफ इक्वल्स टू के इक्वल्स टू टी, लेट एफ इक्वल्स टू के इक्वल्स टू टी, ये मैंने कर दिया। तो इन दोनों को मैंने निकाल लिया, इन दोनों को निकाल लिया। तो यहाँ से लिख दिया मैंने t माइनस 32 अपॉन 9, और यहाँ से लिख दिया मैंने t माइनस 273 अपॉन 5। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालोगे। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 574, t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 574। सॉल्व करके निकालना है, इतना सा काम करना है, ये आप कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू रेडियस r ऑफ अर्थ। देखो एट सरफेस, u सरफेस, सरफेस पर जो एनर्जी होगी वो होगी Gmm ऑन r, और h इक्वल्स टू r पर जो एनर्जी होगी वो होगी माइनस Gmm अपॉन h प्लस r होता है। तो h की वैल्यू r हो गई है, तो ये हो जाएगा कितना, 2r। तो चेंज इन एनर्जी जो निकलेगा, चेंज इन एनर्जी वो निकलेगा u2 माइनस u1, यानी कि माइनस Gmm अपॉन 2r, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Gmm अपॉन r। तो हाफ बचेगा, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा Gmm अपॉन 2r, सिंस स्मॉल g इक्वल्स टू होता है Gm अपॉन r स्क्वायर। तो Gm की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, GR स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डेल्टा U की जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी mgr अपॉन 2। क्या वैल्यू बन जाएगी, mgr अपॉन 2। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, mgr अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। The function of a detector is demodulate the modulated carrier wave and the steps for the process are। तो डिटेक्टर का जो फंक्शन होता है वो होता है रेक्टिफिकेशन एंड फिल्टरिंग का, रेक्टिफिकेशन एंड फिल्टरिंग का। तो हमारे पास यहाँ सही आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी आ जाएगा, सी। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के PYQs एंड आई होप आपको ये सभी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और PYQ लेक्चर के साथ, सेट के साथ। Till then, thank you. Bye-bye.